हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज की क्लास होगी 100 क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और अकाउंट सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन बने रहें लास्ट तक और देखते रहें और सीखते रहें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरेटेड इंक्रीज सेल्स बाय नेग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड और कैश फ्लो मैनेजमेंट आर। कि आप सिर्फ इंक्रीज कर रहे हो सेल्स को, लेकिन साथ के साथ निग्लेक्ट भी कर रहे हो क्वालिटी को। ना ही आप क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो, ना ही कंट्रोल प्रोडक्शन पे, इफिशिएंसी पे, और ना ही कैश फ्लो मैनेजमेंट में। तो ये क्या कहलाएगा? ओवर मार्केटिंग, रीमार्केटिंग, अंडर मार्केटिंग या डी मार्केटिंग? तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओवर मार्केटिंग। ओवर मार्केटिंग में क्या होता है? सिर्फ आप जनरेट करना चाह रहे हो, सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ सेल्स पे है। आप चाहते हो कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, वेदर आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी क्वालिटी कितनी भी डाउन हो जाए। ठीक है, ना ही आपको कोई इफिशिएंसी पे ध्यान दे रहे हो। इफिशिएंसी क्या होता है? इफिशिएंसी में देखिए सी आ रहा है, सी का मतलब आप कॉस्ट को कम करना चाह रहे हो। और ना ही आप अपने कैश फ्लो पे ध्यान दे रहे हो, ना ही मैनेजमेंट पे। ठीक है। रीमार्केटिंग क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि रीमार्केटिंग क्या होता है, आप दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हो उन लोगों के साथ। देखिए, प्रीवियस में जितने भी आपके कस्टमर्स थे, आप उन लोगों को दोबारा से सामान बेचना चाहते हो, उनके साथ दोबारा मार्केटिंग करना चाहते हो। अब उनको ढूंढोगे कैसे? आजकल आपके पास गूगल होता है। ठीक है, गूगल ब्राउजर आपके पास, उनके गूगल ब्राउज होते हैं, या उनके आपके पास मोबाइल नंबर होते हैं, जिसपे आप उनको कनेक्ट करते हो या फिर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो या एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो रीमार्केटिंग का मतलब है री प्लस में मार्केटिंग। जो मार्केटिंग की जा रही है वो दोबारा प्रीवियस कस्टमर के साथ की जा रही है। उन्हीं लोगों को आप जोड़ना चाह रहे हो, ताकि आपके जो ऑडियंस है या आपके जो कस्टमर है, वो फिर से आपसे कनेक्ट हो और आपके प्रोडक्ट को फिर से खरीदें। अंडर मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या है कि आप इनसफिशियंट मार्केट कर रहे हो। इनसफिशियंट, जितनी भी आप मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, वो सारी की सारी कैसी होती है? इनसफिशियंट होती है, कम होती है। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्ट की करें या फिर आप सर्विसेज की करें। प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसकी भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसमें कमी आ जाती है, जिसको बोलते हैं अंडर मार्केटिंग। डी मार्केटिंग क्या होती है? डी मार्केटिंग, देखिए, डीमार्केटिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना। डिक्रीज किसमें कमी कर रहे हो? आप मार्केटिंग में डिक्रीज कर रहे हो। मार्केटिंग में डिक्रीज करने का रीजन क्या है? कि आपके पास सप्लाई ही नहीं है मार्केट में। तो आप चाहते हो कि लोग अभी डिमांड को कम कर दें, क्योंकि आपके पास अभी शॉर्ट सप्लाई है। शॉर्ट सप्लाई है, तो आप चाहते हो कि लोग डिस्करेज हों, आपकी चीजों को अभी ना बाय करें। ठीक है, लोगों की डिमांड को कम करने के लिए भी कई बार डीमार्केटिंग की जाती है। डिमांड को डिक्रीज या फिर लो करने के लिए ऐसी मार्केट की जाती है, तो इसको बोलते हैं डीमार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है। सोशल मार्केट भी आपको पता होनी चाहिए। सोशल मार्केट में आप क्या करते हो कि सेटिस्फाइड करते हो। देखो, एस फॉर सोशल और एस फॉर सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो किसका? कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने पे लगे रहते हो। किसने दिया ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? ये दिया था आपका फिलिप कोटलर ने। किसने दिया था? फिलिप कोटलर। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फिलिप कोटलर ने दिया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, when a change in customers, tastes and preferences and market structure in general occurs, it is termed as market inertia, marketing planning, market drift या marketing change। जब आपको पता है कि कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर जनरली क्या कहलाएगा? तो मार्केट चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्केट चेंज। ठीक है, क्या होता है मार्केट चेंज? अगर आपसे कोई पूछ ले, तो मार्केट चेंज वही होता है कि जब आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है। डिमांड चेंज हो रही है किसकी वजह से? टेस्टिस एंड प्रेफरेंसेस की वजह से। टेस्टिस एंड प्रेफरेंस की वजह से। देखिए, डिमांड वैसे इकोनॉमिक्स की बात अगर मैं कहूँ तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव रिलेशन है। और डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। और कैसा होता है? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, कई बार कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये लेफ्ट टू, ये देखिए ये लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड। ठीक है, तो
मार्केट चेंजेस में आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको मार्केट चेंज कहते हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि मार्केट इनर्शिया क्या होता है, देखिए मार्केट इनर्शिया एक साइंस है, साइंस टर्म है। अगर इस साइंस टर्म में आप इसे समझो तो ये डिस्क्राइब करता है कि एक टेंडेंसी है किसकी, ये रेजिस्ट चेंजेस की बात करता है कि अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है, लंबे टाइम तक आपको बने रहना है, ठीक है, ग्रो करना है, तो आपको जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी एक तरह से आपको चेंजेस की, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है। मार्केट प्लानिंग क्या होता है? मार्केट प्लानिंग, देखिए प्लानिंग तो आपके फ्यूचर से रिलेट होती है। अब फ्यूचर कैसा होता है आपका, अनसर्टेन होता है। फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को देख के कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे हो, जैसे वो कॉम्पिटिटर बना रहे हैं उसे इसको देख कर आप बेटर स्ट्रेटजी बना रहे हो या कुछ टैक्टिक्स बना रहे हो, ठीक है, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, तो ये सारी चीज क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। मार्केटिंग ड्रिफ्ट क्या है, देखिए मार्केटिंग ड्रिफ्ट को आप साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो, साइडवे मार्केट, या आप इसे साइडवेज ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, साइडवेज ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है साइडवे ड्रिफ्ट, ये यही है कि बस जो आपके प्राइस है ना उसमें स्टेबिलिटी रखने की कोशिश की जाती है, प्राइस में स्टेबिलिटी रखने की कोशिश की जाती है। इस पे बुल बेयर इन सब का फर्क नहीं पड़ता, इन सबको कंट्रोल में रखा जाता है। बुल बेयर आपने पढ़ा होगा, मार्केट में एकदम से तेजी आ जाती है, एकदम से मंदी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारी चीजें आपको बताती जाऊंगी। देखिए मार्केट ओरिएंटेशन इज अ टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग, मार्केट ओरिएंटेशन है वो एक टेक्निक है किस चीज की, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन की, कंसंट्रेशन मार्केट की, या एडिशनल सेगमेंट की, या फिर मार्केटिंग मिक्स की। तो मार्केटिंग मिक्स की ही एक टेक्निक होती है मार्केट ओरिएंटेशन। कोई आपसे ये पूछ ले कि मार्केट ओरिएंटेशन क्या होती है फिर, तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, ये भी एक बिजनेस की फिलोसफी है। क्या है, बिजनेस की एक फिलोसफी है। क्या फिलोसफी है, आप इसमें क्या फोकस कर रहे हो, फोकस किस पे होता है, आप फोकस करते हो कस्टमर की नीड पे, कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी वांट क्या है, ठीक है, ताकि उनको पूरा किया जाए, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग तो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, और जितनी गुड्स एंड सर्विसेज उनकी नीड के अकॉर्डिंग दोगे, उतना ही कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, और आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब अपनी मार्केट को सक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, अपनी मार्केट को सक्सेस करने के लिए आप किसका सहारा लोगे, आप सहारा लोगे मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का। ये मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, फिर ये कौन लाया, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये आपने पढ़े होंगे, 4 P's होते हैं, 4 P's, फ्लिप कॉटलर के ही है। 4 P's क्या बात करता है कि आपको किस पे ध्यान देना, प्रोडक्ट पे, प्लेस पे, प्राइस पे और प्रमोशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है। 4 P's क्या होते हैं फ्लिप कॉटलर के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 P's होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना होता है, इंटीग्रेट करना, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हो, किसी सिमिलर प्रोडक्ट को ले आते हो, सिमिलर प्रोडक्ट को, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट के उसी का प्लेसमेंट कर रहे हो, सिमिलर प्रोडक्ट का, ठीक है। अब जब आप प्रमोशन कर रहे हो तो सिमिलर प्रोडक्ट का कर रहे हो, और जो एक्चुअल है उसको छोड़ देते हो, एक्सेप्ट कर देते हो। जैसे अगर कोई टीवी सीरियल चल रहा है, टीवी सीरियल चल रहा है, तो जो स्टोरी चल रही है उससे दूर कहीं आप उसमें किसी डिओड्रेंट का एड दिखा रहे हो, डिओड्रेंट का, ठीक है। आजकल होता है ना, यूट्यूब पे भी आप देखते हो वीडियो बनाई जाती है, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है दूसरे या सिमिलर प्रोडक्ट की, इस तरह को बोलते हैं प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट क्या है कि आप सिर्फ
ऐसी जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हो जहाँ पे कंज्यूमर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, कंज्यूमर की पॉपुलेशन ज्यादा है, आपको वहां तक मार्केट को फैलाना है, इसी चीज पे कंसंट्रेट किया जा रहा है। एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है ताकि आपकी मार्केट क्या हो, डेवलप हो जाए। एडिशनल सेगमेंट क्या है फिर? एडिशनल सेगमेंट, देखिए अगर आपको पता हो तो मार्केट सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या है कि आप दूर दूर तक फैलाना चाह रहे हो अपनी मार्केटिंग को। ठीक है, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बिग बिजनेस है, उसको आप क्या कर रहे हो, स्मॉल स्मॉल एरिया में भी फैलाना चाह रहे हो, स्मॉल स्मॉल एरिया में भी दूर दूर तक फैलाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप टारगेट कर रहे हो कि आपका बिजनेस दूर दूर तक फैले, उसके लिए आप मार्केटिंग करोगे या फिर एडवर्टाइजमेंट करोगे या फिर सेल्स में एफर्ट्स लगाओगे, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, एडिशनल सेगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आपका टारगेट यही होता है कि आपकी मार्केट को हर जगह पर फैलाया जाए, और इसके लिए आप उनको, मार्केट को मैनेज करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स भी हायर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको डीप में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन बायर्स हैव टू नैरो एन इमेज ऑफ ब्रांड इज नोन एज, जब बायर की टू नैरो हो, ठीक है, उस इमेज को लेके या ब्रांड को लेके, नैरो समझते हो छोटा ही, ठीक है, या कम, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर पोजिशनिंग एरर, डाउटफुल पोजिशनिंग एरर, कंफ्यूज पोजिशनिंग एरर, या ओवर पोजिशनिंग एरर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से रिलेटेड है। तो आपने एसटीपी पढ़ा है, एसटीपी, ठीक है, एसटीपी का मतलब क्या है, एस फॉर सेगमेंटेशन। देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि व्हाट इज द एसटीपी, एस फॉर सेगमेंटेशन, जब आप अपने सेगमेंटेशन कर रहे हो मार्केट का, दूर दूर तक अपनी मार्केट को फैलाना चाह रहे हो। ठीक है, टारगेटिंग, कहाँ तक आप टारगेट करना चाह रहे हो मार्केट में। फिर ये आप ये देखना चाहते हो कि मेरी पोजीशनिंग क्या है मार्केट में, किस पोजीशन पे हम बैठे हैं। ठीक है, तो ये एसटीपी होता है। एसटीपी क्लियर है? कंपनी क्या चाहती है, कंपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगी, ये देखेगी कि लोगों की नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है। ठीक है, कंपनी को क्या देखना है पहले कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड देखेगी, वांट देखेगी। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, कस्टमर एक ही थोड़ी होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप की वो नीड वांट देख रही है। फिर क्या कर रही है, फिर वो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए काम कर रही है। सेटिस्फाइड कैसे करेगी, सुपीरियर वे में, इस तरह से सेटिस्फाइड करेगी कि कॉम्पिटिटर ना कर पाए, तभी तो उसकी पोजीशन बढ़ती है। ठीक है, तो उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो अब इन सब कामों को करते करते आपको ये भी ध्यान रखना है कि चार तरह की वो पोजीशनिंग एरर होती है, जिसमें बात की जाए अंडर पोजीशनिंग एरर, डाउटफुल पोजीशनिंग एरर, कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग एरर, या फिर ओवर पोजीशनिंग एरर। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी ऑफर इमेज करती है, क्या ऑफर करेगी लोगों को अलग अलग जगहों पे कि उनके पास क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या क्या उनके पास प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप खरीद सकते हो। अब इसमें अंडर पोजिशनिंग की अगर मैं बात करूं, अंडर पोजिशनिंग, देखिए अंडर पोजिशनिंग क्या होती है, अंडर पोजिशनिंग एरर, अंडर पोजिशनिंग एरर में मतलब क्या होता है कि कम पोजिशनिंग एरर, अंडर पोजिशनिंग एरर कौन सी होती है, यहाँ कस्टमर को ना ब्रांड की इमेज को लेके भ्रम होता है, वैक्यू आइडियाज है, उसको क्लियर ही नहीं है इमेज, उसको पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, नॉट क्लियर इमेज। ठीक है, उसको बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसमें जैसे कि अगर आप कोई सोलर लैंप बना के लाए, सोलर लैंप, तो आप क्या करोगे, कंपनी क्या करती है, लोगों के माइंड में ये इमेज बिठाती है कि हाँ हमने कोई सोलर लैंप भी क्रिएट किया है। तो ये अंडर पोजिशनिंग है कि आपकी पोजीशन बायर्स के माइंड में अभी है नहीं, लेकिन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउटफुल पोजिशनल एरर क्या होती है कि कस्टमर को डाउट है आपकी चीजों पे, कस्टमर को डाउट है। ठीक है, किन किन चीजों को लेके डाउट है, कस्टमर को आपके फीचर्स को लेके भी डाउट है कि आपके जो प्रोडक्ट है उनके फीचर्स क्या है, उनके प्राइस क्या है। ठीक है, इन सब को लेके, और कौन मैन्युफैक्चरर है, कस्टमर को डाउट है इन चीजों पे कि आपके प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, मैन्युफैक्चरर को। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर मैं बात करूं हेयर केयर प्रोडक्ट की ही ले लो, हेयर केयर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या प्राइस हैं, क्या क्या कौन उनके मैन्युफैक्चरर हैं, इन सब चीजों को लेकर अगर कस्टमर को डाउट है तो ये डाउटफुल पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अगर कंफ्यूज पोजीशनिंग एरर की बात की जाए, कंफ्यूजिंग,
तो यहाँ पे बायर को इमेज को ही लेके कंफ्यूजन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी बायर को कंपनी के कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करेगी, बार बार नई नई चीजें बनाती है, ठीक है, न्यू नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट न्यू, कुछ नए नए चेंजेस लाती है। तो उसके इतने चेंजेस आ रहे हैं, न्यू चेंजेस लाती है कि उनके चेंजेस को लेके ही बायर क्या हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। जैसे अगर स्मार्टफोन देखें तो स्मार्टफोन में इतने सारे वर्जन आते हैं, ये स्मार्टफोन वो, ठीक है, नए नए आते रहते हैं, तो कंफ्यूज रहता है बायर। या फिर आप कोई ये देख लें कि कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर का नेक्स्ट वर्जन क्या क्या आने वाला है, नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, अभी करंट कौन सा है। तो इन सब चीजों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी जब आप बार बार वर्जन अपडेट करते जाते हो तो कंज्यूमर क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। तो ऐसी सिचुएशन को कंफ्यूज पोजिशनर कहते हैं। ओवर पोजिशनर एरर में क्या होता है, कस्टमर की टू नैरो इमेज हो जाती है ब्रांड के बारे में। वो ये सोचता है ये तो मेरी औकात से बाहर है। सपोज करो कि वो सोचता है कि कोई डायमंड की रिंग है, ठीक है, वो $1000 की है, सपोज करो वो डॉलर में इसे देख रहा है। या अगर वो ये देख रहा है कि वो 1 लाख की है, तो वो मेरी पहुंच से ही बाहर है, ठीक है, वो उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं तो मिडिल क्लास हूँ और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो कंपनी क्या करती है, उसी को कम प्राइस में लाने की कोशिश करती है, ठीक है, यानी क्वालिटी कम कर देगी, या उसी का जो आप कहो कि फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी, इस तरह के प्रोडक्ट कम प्राइजेस में लाने की कोशिश करती है, जैसे 50,000 में या 20,000 में। जो लो बायर्स हैं, लो इनकम बायर्स हैं, उनके लिए भी ऐसी चीजों की कॉपी वगैरह लानी स्टार्ट कर देती है। तो यही होती है ओवर पोजिशनिंग एरर, जहां पे आपको टू नैरो दिखा, उसको बोलते हैं ओवर पोजिशनिंग। जहां पे आपको कोई भी क्लियर इमेज ना पता हो, कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्लियरिटी नहीं है, उसको बोलते हैं अंडर पोजिशनिंग। डाउटफुल में कस्टमर को डाउट है, ठीक है, कि उसके फीचर्स, प्रोडक्ट्स, प्राइस, सभी चीजों को लेकर डाउट है। कंफ्यूज्ड में इतने चेंजेस कंपनी लाती है कि बायर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। देखिए पहले जो पुराना एक्ट था वो 1956 ही था। नया जो कंपनी एक्ट है वो आपका बन गया है एक्ट 2013, ठीक है, नया वाला अमेंडेड होके। लेकिन अगर आप पुराने की बात करोगे, जो ओल्ड था वो कंपनी एक्ट यही था 1956, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी में से क्वेश्चन पूछा है। तो पूछ रहा है कि डायरेक्टर कितने कंपनियों का बन सकता है एक पर्सन एक टाइम पे, 7 कंपनी का, 10 कंपनी, 20 कंपनी या 25। तो कितने का बन सकता है, 20 कंपनीज का बन सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी और होल्डिंग है, सब्सिडी कंपनी है, इन सारी चीजों को मिला के वो कम से कम कितनी कंपनीज का होना चाहिए, 20 का, ठीक है, 20 कंपनियों का। और ये अगर कोई आपसे सेक्शन पूछ ले तो सेक्शन कौन सा है, 165 कंपनी एक्ट का, ठीक है, 165 सेक्शन है। तो अगर पर्सन बनना चाह रहा है तो वो कम से कम 20 कंपनियों का डायरेक्टर एक टाइम पे बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। आपने अगर रेशो पढ़ा हो तो रेशो आपको पता ही होगा, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, लिक्विडिटी रेशो होता है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशो जो कि शॉर्ट टर्म को, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो होता है, और आपका टर्नओवर रेशो होता है। वहीं आपका एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ आपसे प्रॉफिटेबिलिटी में पूछ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी के भी आपके सब पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो, आरओआई, आरओआई को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ईपीएस रेशियो को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये तीनों ही इसके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशो नहीं है, क्योंकि ये किसका है, सॉल्वेंसी का है। ये सॉल्वेंसी का है। सॉल्वेंसी में ये आप देखना चाहते हो कि आपके पास कितना फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो, एज फॉर स्ट्रांग याद रखना, कि आप अपने डेब्ट्स को पे कर सको,
ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो वहीं से लिया। प्रॉफिटेबिलिटी में आप ये देखते हो कि कितनी अर्निंग आपकी प्रॉफिट कमा पा रहे हो, जहां पे ऑपरेटिंग रेशो, ROI, EPS या फिर आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशो भी होता है और एक नेट प्रॉफिट रेशो भी होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशो 5 होते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी में। लिक्विडिटी आपको पता ही होगा, लिक्विडिटी में आप क्या देखते हो, करंट रेशो देखते हो और क्विक रेशो देखते हो। ठीक है, टर्नओवर में आपको पता ही होगा, जैसे कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो हो गया, स्टॉक टर्नओवर, ठीक है, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, इस तरह से। तो फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ आपसे लिक्विडिटी, सिर्फ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है वो पूछ रहा है, तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट देखिए, द बजट विच कॉमनली टेक्स फॉर्म ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये कौन सा होता है, कैश बजट, मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट या सेल्स बजट। तो ये कौन सा होता है, आपका मास्टर बजट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिर भाई बजट क्या होता है, बजट क्या होगा, तो बजट क्या है, एक एस्टिमेशन ही तो है, आप अंदाजा लगा रहे हो। ठीक है, अंदाजा लगाने को ही, अनुमान लगाने को बजट कहते हैं, कि मेरा कितना तो रेवेन्यू आ जाएगी और मेरे कितने खर्चे हो जाएंगे। ठीक है, उसी चीज का तो लगाते हो। बिजनेस क्या है, बिजनेस में यही तो देखते हो कितना पैसा मैं अर्न करूंगा रेवेन्यू, और कितना मैं उसमें से खर्च कर दूंगा। इन सब चीजों का आप हिसाब लगाते हो। ठीक है, अगर फिर आपसे कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ बजट कितने होते हैं, टाइप ऑफ बजट, वो भी आपको होना चाहिए। ठीक है, 4 तरह के बजट में अगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 4, कि कैश बजट होता है, मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट, तो सेल्स बजट। तो कैश बजट क्या होता है, कैश में आप क्या देखोगे कि कितना पैसा आपको रिसीव हुआ, ठीक है, रिसिप्ट हुआ, और कितना मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, कितना मैंने रिसिप्ट किया, कितना पेमेंट। अगर आपने NGO में पढ़ा हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO में, तो अगर आपने NPO चैप्टर पढ़ा है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पहले था, आप डिलीट कर दिया, तो उसमें आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में, कैश बजट, कैश से रिलेटेड सारी चीजें। मास्टर बजट आपका क्या बताता है, मास्टर बजट आपका एक समरी बजट भी कहलाता है। इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ बैलेंस शीट को भी इंक्लूड करता है। तो जहां आपको ऐसे कीवर्ड दिखे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो मास्टर बजट कहलाता है। मास्टर बजट को आप समरी बजट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, समरी बजट भी बोल सकते हो। और मास्टर बजट को आप फंक्शनल बजट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फंक्शनल बजट। एग्जामिनर आपको कोई भी वर्ड दे सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फिर फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट में आप क्या देखते हो, आप एडजस्ट करते हो, अगर कोई भी चेंजेस आ गया है, कोई भी एक्टिविटी चेंज हुई है या कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हुई हैं, तो उन सबको आप फ्लेक्सिबल बजट में शो करते हो। सेल्स बजट आपका सिर्फ टोटल सेल्स रेवेन्यू से ही आप एस्टिमेट करते हो कि मेरी टोटल सेल्स रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, या मेरा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, मैं कितना अर्न कर लूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मास्टर बजट आपका एक समरी बजट है, जिसमें आप बैलेंस शीट और P&L को भी लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फिजिकल पोजीशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ GDRS इज डिपॉजिटरी, कस्टोडियंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट। तो देखिए, GDR क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द GDR। GDR का मतलब क्या है भाई, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। ठीक है, ये मतलब है GDR का। क्या है ये GDR, अगर कोई पूछ ले आपसे, तो ये सिक्योरिटीज ही तो है। किसने इशू की है, कौन इशू करता है इनको, तो ये बाय एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। जी फॉर ग्लोबल है, तो पूरे ग्लोबल में आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हो कि आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए जाए। ओवरसीज होता है समुंदर, 7 समुंदर पार। तो एक तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपको व्हेन यू नीड फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी आपको कहाँ से मिलेगी, ओवरसीज से ही मिलेगी। ठीक है, फॉरेन करेंसी आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया से ही मिलेगी, आउटसाइड ऑफ इंडिया से मिलेगी। ठीक है, और कोई फॉरेन में आउट इंडिया का पैसा चाहता है, तो उसके लिए इंडियन रुपीज फॉरेन करेंसी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम हम किसके थ्रू हो जाता है, एक डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू ही होता है। ये बैंक भी कौन सा होता है, बैंक भी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ही होता है। ठीक है, ओवरसीज ही होता है। तो अगर कोई NRI जो भारत में पहले रहता था लेकिन अभी नहीं रहता, वो इन्वेस्टर, ठीक है, उसको भी आप क्या कहोगे, GDR होल्डर ही बोलोगे, अगर वो भी अगर इंडिया के कोई भी GDR
खरीदना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो जीडीआर रिप्रेजेंट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, वो फिर क्या है? तो वो आपके डिपॉजिटरी तो होंगे नहीं, वो कस्टडियन होते हैं। और ये कस्टडियन कौन से माने जाएंगे? डोमेस्टिक कस्टडियन होते हैं, डोमेस्टिक कस्टडियन। एक आपकी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक होता है, दूसरा आपके पास ओवरसीज बैंक होता है, आउटसाइड ओवरसीज। दोनों बैंक आपस में लेन देन कर सकते हैं। बाहर का कोई भी इंसान आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको भी फॉरेन करेंसी चाहिए तो आप इन्वेस्टर बाहर से, फॉरेन से ही भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और उससे उसका पैसा अपनी कंपनी में लगवा सकते हो, उसको जीडीआर इश्यू कर सकते हो। तो यही पूछ रहा है कि ये क्या कहलाता है? ये कस्टडियन कहलाता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, डिपॉजिटरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय गिल्ड मेथड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ये जानने का, कंपनी जानना चाहती है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, शेयर्स की वैल्यू क्या है। तो शेयर वैल्यूएशन करने की जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव टेक्निक, तो ये या तो क्वांटिटी टेक्निक से आप जानोगे या फिर और किससे पता चलेगा? मार्केट डिमांड और सप्लाई क्या है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से पता चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई से आप जानोगे कि शेयर्स की वैल्यू क्या है। अगर मैं कहूं कि इसके मेथड्स क्या हैं, किन किन तरीकों से आपको पता चलता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन आपने पढ़े होंगे। 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अब ये 5 टाइप के कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखिए, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट है आपका एसेट्स बैकिंग मेथड। एसेट्स बैकिंग मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका यील्ड, यील्ड बेसिस मेथड। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यील्ड बेसिस मेथड, यील्ड बेसिस। थर्ड भी आपको पता होना चाहिए, फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। फोर्थ पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। फिफ्थ है आपका प्राइस अर्निंग मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यील्ड मेथड इंफॉर्मेशन की पूछ रहा है, तो मैं आपको यील्ड मेथड के बारे में बता देती हूँ। उसी के टाइप्स पूछ रहा है, बहुत डीप में मैं इसे नहीं बता सकती, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपका मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न करते हो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो जो प्रॉफिट है वो कब आएगा? आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या लोगे? इक्विटी शेयर, पेड माइनस में अप वैल्यू इनटू में 100। ठीक है, और वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे? फिर वैल्यू पर शेयर, एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ किसका? अर्निंग का। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग जो ये निकाला है उसको डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू पेड अप वैल्यू इनटू पेड अप इक्विटी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से निकाल दोगे। अगर आपको डिविडेंड बेस पे निकालना है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड भी आप निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे आप प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पेड अप इनटू 100। ठीक है, वैसे इतना डीप में पूछते नहीं, मैंने फिर भी बता दिया, मेथड ही पूछते हैं तो एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड मेथड। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी शुड बी क्लासिफाइड एज। अगर एलआईसी प्रीमियम आपको कंपनी को रिसीव हो रहा है
इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसको क्या क्लासीफाई करोगे? अक्रूड असेट्स, अक्रूड लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न रेवेन्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अर्न रेवेन्यू। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। अगर पहले बात की जाए तो पहले आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पता होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? ये एक अमाउंट है जो कोई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कोई एक पर्सन या फिर बिजनेस, बिजनेस अपना भी इंश्योरेंस करा सकता है, वो पे करता है क्योंकि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कोई पॉलिसी ली हुई है, तो वो हर महीने या फिर हर साल प्रीमियम पे करता रहता है उस पॉलिसी के लिए। अब ये प्रीमियम या तो हेल्थ पॉलिसी ले सकता है, वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ले सकता है, अपने होम के लिए ले सकता है, या अपनी लाइफ के लिए, या किसी भी अपने गुड्स के लिए, या किसी भी चीज के लिए। ठीक है, लाइफ का लिया है तो LIC बोलते हो आप, से जनरल में कोई भी चीज आ नहीं, लाइफ को छोड़ के बाकी सभी चीजों के इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब ये आपसे वो पूछ रहा है कि अगर कंपनी को ये प्रीमियम मिलता है तो फिर वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा अनअर्न रेवेन्यू। क्या कहलाएगा? अनअर्न रेवेन्यू। क्योंकि क्या होता है, ये एक डेफर्ड रेवेन्यू है। क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू आप जानते हैं, पेमेंट है जो रिसीव हुई है कंपनी को कस्टमर से। किससे मिली है? कस्टमर से। किस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए? जो कि उसे फ्यूचर में पे करनी है। फ्यूचर में जो फ्यूचर से रिलेट खर्चा अभी करना पड़े, या फ्यूचर से रिलेट के लिए कुछ अभी आपको रिसीव हो, तो वो क्या कहलाएगा? अनअर्न रेवेन्यू। ठीक है, अन अनअर्न रेवेन्यू। अब अगर आपकी प्रीपेड की जाए, प्रीपेड की बात, तो प्रीपेड क्या होता है भाई? प्रीपेड, प्रीपेड ये एक्सपेंसेस हैं, ये कौन से हैं? ये भी आपके फ्यूचर के एक्सपेंस हैं जो कि अभी पेड इन एडवांस किए जाते हैं, पेड इन एडवांस में आपने दिए, फ्यूचर में होने हैं लेकिन आपने एडवांस में दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हें प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट तो आपने अभी पे कर दी, कॉस्ट तो आपने पेड कर दी है। ठीक है, खर्चा तो आपने कर दिया, बट नॉट येट, बट नॉट येट यूज्ड, लेकिन ये यूज्ड नहीं हुआ है और अभी तक एक्सपायरी नहीं हुआ है, एडवांस में आपने कुछ दे दिया। अक्रूड लायबिलिटी क्या होता है? अक्रूड लायबिलिटी ये भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो अभी तक आपने पेड नहीं किया है, नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, अभी आपने दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो टू बी पेड है, कुछ देना होता है तो वो लायबिलिटी है, इसीलिए वो लायबिलिटी है। अभी आपने दिया नहीं है लेकिन ये देना है, और कब देना है? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ही आपको देना है, अकाउंटिंग पीरियड ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अक्रूड असेट्स क्या होती है फिर? अक्रूड असेट्स, ठीक है, ये भी कंपनी क्या करती है? अक्रूड असेट, अक्रूड है, असेट्स है तो ये अर्न है। ठीक है, आपने अर्न किया है ओवर ऑफ पीरियड, बट अभी अर्न तो कर लिया बट नॉट येट कलेक्ट, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, मिला नहीं है, कमा लिया इसलिए आपकी असेट्स है। ठीक है, इस तरह आपसे सोचना है। नेक्स्ट देखिए, द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव आपको पता ही है, सट्टेबाजी, सौदेबाजी, दैट सीक्स अ प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस वेरिएशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द डिफरेंट मार्केट। देखिए, आज प्राइस अगर 50 रुपए है और आपने 50,000 रुपए है और आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और ये घटते या बढ़ते रहते हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि ये 1 लाख रुपए में पहुंच जाए तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और हो सकता है फ्यूचर में इससे फिर आपको सिर्फ 20,000 मिले तो आपको 30,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको श्योरिटी नहीं है ना, फ्यूचर में या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। ठीक है, सट्टेबाजी है एक तरह से, सट्टेबाजी जो आपको प्रॉफिट भी दे दे या फिर आपको लॉस भी दे दे। ठीक है, तो प्राइस वेरिएशन का मतलब है प्राइस बदलेंगे, या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, चेंजेस कोई बोल रहा है। तो ये क्या है? मार्जिन ट्रेडिंग है, मार्केट रेजिंग है, ऑप्शन डीलिंग है, या आर्बिट्रेज? तो ये आर्बिट्रेज है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है एक तरह से। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी माल ऐसा खरीदा है, या बिल्डिंग खरीदी है, या कुछ भी ऐसा खरीदा है जो आपको फ्यूचर में इस होप से खरीदा कि फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होंगे? हाई होंगे। ठीक है, या फिर उसके प्राइसेस चेंज होंगे, वेरिएशन आएगा, प्राइस में वेरिएशंस आएगा, तो ये सब आपका आर्बिट्रेज कहलाता है। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है? मार्जिन ट्रेडिंग,
ये भी एक बोरो फंड ही होता है। बोरो फंड, आपने उधार लिए हैं फंड किसी ब्रोकर से, ठीक है, ताकि आपका जो बिजनेस है उसको चला सके। बिजनेस को चलाने के लिए आपने फाइनेंशियल असेट्स के लिए आपने लिया है, कुछ पैसा लिया है ब्रोकर से, तो ये सारा मार्जिन ट्रेडिंग कहलाता है। मार्केट रीजिंग क्या होता है फिर? मार्केट रीजिंग, मार्केट रीजिंग एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन ही कहलाएगी आपकी। ऐसी मार्केट की सिचुएशन है जहां पे प्राइसेस है ना, जो उनकी जो सिक्योरिटी है, प्राइजेस है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो मैनिपुलेट की जाती है। मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड का मतलब बायर्स और सेलर मिलके उसे चेंज कर सकते हैं। बायर या सेलर उसे मिलकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप इसको आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग इन्फ्लेटिंग स्टॉक प्राइस भी बोलते हो, स्टॉक प्राइस भी बोलते हो। ऑप्शन डीलिंग क्या है फिर? ऑप्शन डीलिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन डीलिंग में एक अरेंजमेंट है जो आपको किसी भी चीज को राइट टू बाय, खरीदने के लिए और बेचने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड में या स्पेसिफिक टाइम लिमिट में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कोई भी चीज इस समय बेच सकते हैं। इससे आपका क्या होता है? आप अवॉइड करते हो रिस्क को, लॉस को, स्पेकुलेशंस को। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसी चीज को अभी इसी टाइम पे खरीद या बेच सकते हो। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाय। जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे फर्म में, उसकी जो लिमिट बताई है वो किसने बताई? तो देखिए, सबसे ज्यादा दिमाग आपका जाता है कि पार्टनर्स है तो पार्टनर्स एक्टिविटी, पार्टनरशिप एक्ट होगा, तो ये आंसर गलत है, मैं पहले ही बता दूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, या ए और बी, कि या तो ए ने बताई होगी या बी, दोनों ने मिलकर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इंडियन कंपनी एक्ट 1956। ये मोस्टली बच्चे गलत कर जाते हैं। देखिए, जब पार्टनर्स की लिमिट बताई होगी ना कि कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ये बताया कंपनी एक्ट 1956 ने था। है भले ही ये आपके पार्टनर्स रिलेट भले ही होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, ये बात सच है कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4। और पार्टनरशिप सेक्शन 4 क्या कहता है? दो या दो लोगों के बीच में कोई एग्रीड रेशो पे प्रॉफिट एंड शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बिजनेस या तो उनमें से सभी के द्वारा चलाया जाएगा, कैरिड बाय ऑल, या उनमें से कोई एक चलाएगा, कैरिड बाय ऑल, या फिर उनमें से कोई एनी वन ऑफ देम, ठीक है, बिजनेस को कैरी करेगा। उनके बीच में एक डीड हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, ये पार्टनरशिप होती है। दो या दो से अधिक पार्टनर मिलके बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं कि जो पार्टनरशिप है कि राइट आंसर क्या होता है, ये होगा, ठीक है। गलती आप यही कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपने देखा पार्टनर्स, तो पार्टनरशिप एक्ट, देखिए पार्टनर्स जो बनते हैं वो बनते इसी एक्ट के अकॉर्डिंग है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि दो या दो से अधिक, टू और मोर पर्सन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टनर्स बन सकते हैं, जिसमें वो आपस में एक एग्रीड रेशो पे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो हो या कैपिटल रेशो, जिस पे भी उन्होंने एग्रीड किया है, उस पे अपना P&L प्रॉफिट बांटेंगे। और बिजनेस जो होगा या तो कैरिड बाय ऑल, उनमें से सबके द्वारा चलाया जाएगा, बाय ऑल, या फिर वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है, ठीक है। यही पार्टनरशिप एक्ट होता है। अब इनके मेंबर्स को लेके हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो तो 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10। और अदर बिजनेस आप अगर कर रहे हो, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वहां मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मेंबर्स के बारे में जितना भी बताया वो सब 1956 एक्ट ने बताया था कि अगर आप दो तरह के बिजनेस कर रहे हो, बैंकिंग का करो तो मैक्सिमम रखो 10 मेंबर, ठीक है, और अदर बिजनेस करो अदर, तो रखो 20 मैक्सिमम, ठीक है। वहीं आपको इसी ने बताया, कंपनी एक्ट 1956 ने, प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स भी, प्राइवेट और पब्लिक,
अगर पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर कितने होंगे तो भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखिए, प्राइवेट है तो मिनिमम आपको बता दिया 2 और मैक्सिमम 200, 2 से 200 वाला आंकड़ा याद रखना। पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम और मिनिमम अलग हो जाएंगे, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम सरकार है भाई, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इतना याद हुआ। अब फिर कंपनी एक्ट 56 की जगह बनाया था कंपनी एक्ट 2013, और उसने बोल दिया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर पर रह सकते हैं 100। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर इसको सुधारने के लिए सरकार अपनी गलती सुधारती है। 2014 में फिर से एक रूल बनाया गया, और जो 2014 में बनाया तो वो रूल था 10। अगर कोई रूल नंबर पूछ ले 10 और सेक्शन पूछ ले तो सेक्शन भी आप याद रखोगे, 464। इसने फिर कह दिया भाई 100 तो बहुत ज्यादा होंगे, आप इन्हें कम कर दें। बोले कितने कम कर दें? कहते 50 ही रख दो। फिर से वापस घुमा के 50 कर दिया, तो मैक्सिमम आजकल 50 है और मिनिमम आपके 2 है पार्टनरशिप में। और कंपनी में बात की जाए तो कंपनी में प्राइवेट होगी तो 2 से 200, पब्लिक है तो 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। और बैंकिंग एक्ट, अगर बैंकिंग कंपनी है तो फिर 10 और अदर में 20। ये थी 56 की बात। 2013 की बात 100 रखे थे, लेकिन 14 में फिर सुधार के 50 कर दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बोल रहा है कि जो मेंबर डिसाइड किए हैं, पार्टनर्स डिसाइड किए हैं कितने होंगे, ये एक्ट पूछ रहा है तो 56 एक्ट डिसाइड करता था। तो फिर बोलोगे कि ये 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? तो देखो 1872 टाइम कौन सा था, जब अंग्रेज थे यहाँ पे, तो इंग्लिश रूल है एक तरह से ये। ठीक है, सर जेम्स थे वो, जेम्स, फिटनेस जेम्स, उन्होंने ये रूल बनाया था कि कोई भी जो संविधान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दो लोगों के बीच इंडिया में, ठीक है, पूरे स्टेट में कहीं भी, इंडिया के किसी भी स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट होगा किन्हीं भी लोगों के बीच में, तो वो 1872 रूल को फॉलो करे। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स is sinking fund account debit to sinking fund investment, sinking fund account debit to sinking fund account, profit and loss account to sinking fund investments account, sinking fund investments account debit profit and loss account। राइट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है, अब बात की जाए कि भाई ये सिंकिंग फंड होता क्या है। सिंकिंग फंड एक तरह से एक फंड ही है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन ये फंड चार्ज कहाँ किया जाता है, क्रिएट किया कहाँ किया जाएगा? ये चार्ज किया जाएगा अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि आपको आ, कोई भी, जैसे कि रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर करना, आपका जो पर्पस है, आपको इस तरह का फंड चाहिए कि आपको रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर्स करना है, ठीक है, या कोई रिप्लेसमेंट करनी है, एसेट्स को रिप्लेसमेंट करना है, तो आप एक सिंकिंग फंड बना देते हो। रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स करनी है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर करनी है तो आप क्या करते हो, एक सिंकिंग फंड को बनाते हैं, सिंकिंग फंड। इसमें आप कुछ पैसा सेव करते चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में जो पे ऑफ करना पड़ेगा किसका, इन डेटर्स का या बॉन्ड्स का या डिबेंचर्स का, तो उसके लिए आपके पास फंड होना जरूरी है। ठीक है, आपको पता ही है कि कंपनी अपने आपको स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ फंड लेती रहती है, तो इसके लिए वो इशू कर देती है डेब्ट्स या डिबेंचर्स। ठीक है, अगर उसने लोन लिया है तो उसे चुकाएगी भी, पे भी करेगी, जिसके लिए वो सिंकिंग फंड बनाती रहती है, ताकि ये फंड या जब मैच्योर होंगे, रिडेप्शन होगा, तो इनको पे किया जा सके। तो सिंकिंग फंड अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप उन्हें बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो लॉस पे, ठीक है, वही पूछ रहा है कि अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्डिंग लॉस ऑन द रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब जब आप उन्हें सोल्ड कर रहे हो या वसूल कर रहे हो,
ठीक है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किया हो तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो सिंकिंग फंड क्या हो जाएगा आपका, सिंकिंग फंड आपका क्या हो जाएगा, जो लॉस हो रहा है वो डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स किस पे, जो बुक वैल्यू है, ठीक है, बुक वैल्यू जो आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं उनकी बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू पे दिखाओगे। तो ये एंट्री हो जाएगी, सिंकिंग फंड को डेबिट करोगे और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट देखिए, द मेथड दैट इग्नोर कैश जनरेटेड बियॉन्ड पीरियड व्हेन कैश इनफ्लो एक्सीड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा मेथड है जो इग्नोर करता है कैश जनरेशन को बियॉन्ड द पीरियड के पीछे। वो ये नहीं देखता कि कैश फ्लो आपको ज्यादा मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स पे या कम, वो सिर्फ ये देखता है कि आपको जो पैसा है वो जल्दी वापस मिल जाए, टाइम पीरियड देखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रहता है कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा वापस मिल जाता है शॉर्ट टर्म में, तो रिस्क कम होता है, लॉन्ग टर्म में पैसे के मिलने के चांस लॉन्ग टर्म में कम हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देर से पैसा मिलेगा जिसमें कि रिस्क ज्यादा हो जाएगा, रिस्क हाई हो जाएगा। तो इसलिए वो देख ही नहीं रहा है कि पैसा बढ़ेगा घटेगा, इन्वेस्टमेंट उसने इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए बस पीरियड ही देख रहा है। और इसे बोलते हैं पे बैक मेथड। अगर उसे 3 साल में पैसा वापस मिल रहा है तो वो 3 साल को प्रेफरेंस देगा बजाय 5 साल के। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पे बैक मेथड हो जाएगा। पीरियड की बात जहां भी होगी वो पे बैक मेथड होता है। ARR क्या होता है फिर, एवरेज रिटर्न ऑफ मेथड। ठीक है, ARR क्या होता है आपका, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आप इसको और भी नाम दे सकते हो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कहाँ यूज होता है ये कैपिटल बजटिंग में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग में आप इसे यूज करते हो। ठीक है, आप ये जानना चाहते हो कि आपको नेट इनकम कितनी जनरेट हुई है, नेट इनकम कितनी जनरेट हुई है या कितना परसेंटेज आपको रिटर्न एवरेज मिला। एनवी एनपीवी एन फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू, और आज प्रेजेंट वैल्यू आज की और फ्यूचर की वैल्यू चेंज होती है, तो इसमें हम वैल्यू देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अगर हम किसी को पैसा आज उधार दे रहे हैं तो आज का जो पैसा दिया वो फ्यूचर में कितना बन सकता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। IR क्या होता है फिर, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। ये भी इन्वेस्टमेंट्स जानने का एक, कैलकुलेट करने का एक तरीका ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि जो किस तरह से जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या फाइनेंशियल रिस्क, ये सारे फैक्टर्स को देख के कि आपको रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल कितना मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टेंगो चार्ज इज वन पेड बाय अ स्पेक्टेटर टू अ डे स्पेक्टेटर। बियर बुल, बुल बेयर, लैम डेक बुल या लैम डेक बेयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुल और बेयर। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा बताइए कॉन्टेंगो क्या होता है, कॉन्टेंगो एक सिचुएशन है भाई ये। ठीक है, एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है कि जो फ्यूचर के प्राइस है ना, फ्यूचर के प्राइस किसी भी कॉमोडिटी के, कोई भी चीज हो सकती है कॉमोडिटी। ठीक है, आप ज्वेलरी ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, उसके हायर होने वाले हैं फ्यूचर में, प्राइस उसके बढ़ने वाले हैं। किस टाइम से, देन स्पॉट प्राइस, जो आज के प्राइस है उसके कंपैरिजन किया जाए तो फ्यूचर में प्राइस उसके बढ़ेंगे। कैसे, सपोज करो आज के टाइम में अगर मैं आगे बात करूं कि आज फेब 12 है, ठीक है, और नवंबर तक अगर मैं बात करूं तो इसके प्राइस देखो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, कंटेंगो कहलाता है, कंटेंगो। ठीक है, प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम के कंपैरिजन में। ठीक है, इसे बोलते हैं कंटेंगो सिचुएशन। तो कंटेंगो सिचुएशन में मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आर्बिट्रेज या फिर स्पेकुलेशन, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आप चाहते हो कि जितना पैसा आपने लगाया, सपोज करो 50,000, तो आप चाहते हो कि उस पे बढ़ के प्राइस आपको मिले, 1 लाख मिले। ठीक है, अब इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कंटेंगो में भी कुछ
ठीक है, जैसे बुल, बेयर, लैमडैक, ये सब क्या होती है। बुल का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस बहुत ज्यादा स्पीड से हाई प्राइस मिलेंगे, ठीक है। बेयर का मतलब आपको स्टडी, भालू जैसे कैसे चलता है, धीरे धीरे थोड़े से ना बढ़ेंगे लेकिन बहुत कम स्पीड से। स्टडी मतलब स्थिर स्पीड से, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। लैमडेक क्या होता है, लैमडेक तो खुद लड़खड़ाया होता है, ठीक है, एक टांग उठा के चलता है, यानी कि लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से याद रखोगे कि हो सकता है कि आगे कुछ बैंकरप्ट हो जाए या लॉस हो जाए, तो आपको जो भी पे करना है उसमें आप इनेबल हो जाओ, इनेबिलिटी टू पे। तो इस तरह से याद रखना है। अभी यहाँ पे बात क्या कर रहा है, स्पेक्टेटर टू आ स्पेक्टेटर, तो किसकी बात कर रहा है, बुल और बेयर। अब ये बताइए जरा कि यहाँ पे अगर पेड बाय अ बुल स्पेक्टेटर टू अ बेयर, बुल स्पेक्टेटर क्या कौन होता है, बुल स्पेक्टेटर, बुल स्पेक्टेटर मार्केट की वो कंडीशन है जहां प्राइस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, हाई प्राइस होने वाले हैं। और बेयर स्पेक्टेटर में इन्वेस्टर को ये बताया जा रहा है कि मार्केट में डिक्लाइन होने वाला है या फिर कमी आने वाली है। डिक्लाइन इन ईयर या मीडियम टर्म तक प्राइस थोड़े कम होने वाले हैं, पहले ही उसे बता दिया जाता है, ठीक है। ना के बराबर ही बढ़ेंगे अगर बढ़े तो, लेकिन बुल में आपके हाई स्पीड के बढ़ेंगे। When the name of the transferee is not filled in the transfer deed, it is called an carryover, option dealing, blank transfer, forward। जब आप कुछ फिल ही नहीं करते किसी चीज पे तो वो क्या कहलाती है भाई, ब्लैंक कहलाती है, खाली छोड़ दी तो वो ब्लैंक ट्रांसफर कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ब्लैंक ट्रांसफर। कोई भी ब्लैंक ट्रांसफर एक ये भी इंस्ट्रूमेंट ही है, क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट है किस चीज का, जब भी आप कुछ ट्रांसफर करने जा रहे हो, ठीक है। किसको ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने में दो पार्टी होंगी, एक होगी ट्रांसफेरी, ठीक है, और एक होगा ट्रांसफेरर। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, जिसको किया जा रहा है उसको ट्रांसफेरिज बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपने कुछ ब्लैंक ही छोड़ दिया है, आपने इसमें उसका नाम डेट कुछ नहीं भरा, ना उसका नाम भर रहे हो ना डेट भर रहे हो, तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो ये भी ब्लैंक ब्लैंक ट्रांसफर है। कंपनी जनरली क्या करती है, एक पर्सन क्या कर सकता है, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। पर्सन को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन उसका नाम और डेट कुछ नहीं लिखा तो उसे आप ब्लैंक ट्रांसफर बोलते हो। इसे आप ट्रांसफर भी बोल सकते हो, ट्रांसफर डीड भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर कैरी ओवर क्या कहलाता है, कैरी ओवर, कैरी ओवर में ये है कि आप जो भी अभी डील कर रहे थे ना वो पोस्टपोन हो गई है, पोस्टपोन कर दी या आपने बढ़ा दी, फ्यूचर के लिए एक्सटेंडेड कर दी, या लेटर टाइम बाद में हम करेंगे। जो भी हम ट्रांसफर कर रहे थे वो अभी नहीं कर रहे, हम उसको बाद में करेंगे। ऑप्शन डीलिंग, ऑप्शन अभी आपको दे दिया है कि अभी आपको अधिकार है, आपको राइट टू सेल का और बाय का, खरीद लो या फिर बेच लो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड जहां आपको दिख जाए इसी टाइम पीरियड में आपको खरीदना या बेचना है। कॉल ऑप्शन वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डीलिंग का मतलब क्या है, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड क्या है कि आप ये फॉरवर्ड का मतलब ये फ्यूचर डेट पे डील होगी, अब फ्यूचर डेट आपने डिसाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे आज आप दोनों मिले और फ्यूचर में, जैसे अभी फेब है तो आपने डिसाइड कर लिया जो भी काम होगा वो मार्च में होगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर डीलिंग है। कैरी ओवर में पोस्टपोन हुई है, ये नहीं पता कि कब होगी, मार्च में, अप्रैल में या लेटर टाइम, लेकिन फॉरवर्ड में आपने टाइम भी डिसाइड कर रखा है कि बाद में होगी, ठीक है। तो डिलीवरी जो कमोडिटी की होगी वो बाद में होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, समझ रहे हो, डील तो आपने कमोडिटी की कर ली है लेकिन डिलीवरी बाद में होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी डील तो हो गई है लेकिन डिलीवरी बाद में होगी, सिर्फ डिलीवरी बाद में होगी, डिलीवरी फ्यूचर डेट पे होगी, और जो प्राइस है वो आपने अभी सेट कर लिया है, प्राइस वाइज सब सेट हो गया है, बस डिलीवरी यहाँ पे सब कुछ फ्यूचर में ही सेट है, डिफरेंस है दोनों, डिफरेंट है दोनों। नेक्स्ट देखिए, द साइलेंट फीचर्स ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, DDB, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स डज नॉट इंक्लूड में क्या नहीं होता, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स को एक तो आप समझ लो जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं,
जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता? नॉट इंटरेस्ट पेड, नॉट इंटरेस्ट पेड, इसीलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। फिर ये होते क्या? सपोज करो कि इनका जो प्राइस है वो 90 है, लेकिन फ्यूचर में फिर ये बढ़ के जब आप इन्हें रिडीम करोगे ना, रिडेप्शन जब इनका पेमेंट करोगे वो 100 करोगे। आज इन्हें डिस्काउंट पे दे रहे हो, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? 100 मानी जाती है नॉमिनल वैल्यू, या फेस वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू कितनी मानी जाती है? 100 मानी जाती है। और अगर आप कोई चीज 100 की आज प्रेजेंट में 90 में बेच रहे हो, तो जब इन्हें रिडीम करोगे 10 रुपए, यही इनका एक तरह से बेनिफिट होता है। फ्यूचर में इन्हें जो बेनिफिट मिलता है जिसकी वजह से इन्हें खरीद लेते हैं। बट अगर आप देखो तो पूरे जब तक टाइम तक इनको लास्ट तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हो। तो वो पूछ रहा है कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। तो DDB आर इशू टू फेस वैल्यू बॉन्ड्स। तो ये इशू फेस वैल्यू पे, देखो फेस वैल्यू 100 है तो ये 90 में इशू किए जा रहे हैं, तो ये फेस वैल्यू पे तो नहीं इशू किए जाते। कभी ऐसा नहीं होता कि 90 का शेयर है तो 90 में इशू हो, या 100 रुपए का शेयर है तो 100 में ही इशू हो। तो ऐसा कभी नहीं होता, और यही डज नॉट पूछा है, तो राइट आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा। वहीं अगर पहले बोले इट कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है, तो देखिए इंटरेस्ट इस पे अलग से तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये जो आपका 10 रुपए का डिफरेंस है इसी को इंटरेस्ट की तरह संतुष्टि में मान लिया जाता है, तो इस वजह से इस पॉइंट को भी लिया हुआ है। देयर आर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, तो इस जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी कह रहे हैं, देखो इसको दोनों बातें मान रहा है ये, कि इस पे जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी, और कह रहा है कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैरी करता है। वही जो 10 रुपए का बेनिफिट है डिस्काउंट रेट और नॉमिनल वैल्यू के रेट में, उसी को ये फिक्स रेट भी मान रहा है, इसको जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी मान रहा है। डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स प्राइस, इसका सेल्स प्राइस एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज इन्वेस्टर प्रॉफिट। अब आप इसे 90 रुपए में बेच रहे हो और ओरिजिनल प्राइस इसका अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो अभी तो आपको बेनिफिट हो रहा है कि उसको खरीदने वाले को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर कौन है? जो इसको खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये बेनिफिट हो रहा है, उसी को प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। डज नॉट पूछा है ना, तो ये कभी भी फेस वैल्यू पे आपको नहीं मिलेगा, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल लीवरेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो लीवरेज होता है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? अगर हम टोटल की बात करें, ईपीएस, फाइनेंशियल लीवरेज एंड ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ईपीएस, फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ ईपीएस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ईपीएस यहाँ पे नहीं आता। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये लीवरेज वर्ड है इसका मतलब क्या है। ये जो लीवरेज है, लीवरेज का मतलब क्या है? बोरो। ठीक है, बोरो मतलब आपने किसी से उधार लिया। क्यों उधार लोगे भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ता है, पैसों की जरूरत होती है बिजनेस को चलाने के लिए, जिसके लिए आप क्या करते हो? कई बार बोरो कर लेते हो। बोरो करते हो तो उसमें भी आप ये देखते हो कि मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे होंगे। ठीक है, बस अगर आपसे बात की जाए तो टाइप्स ऑफ लीवरेज आपके तीन टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, फाइनेंस लीवरेज, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल लीवरेज, और दोनों को मिला दो तो टोटल लीवरेज। यही पूछ रहा है कि टोटल लीवरेज किस में आता है, तो ऑपरेटिंग के साथ फाइनेंसिंग मिला दो, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों को मिला दो तो ये बन गया टोटल लीवरेज। ठीक है, अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है आपका? फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज में आप ये देखते हो ना कि मैं अगर अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो मेरा आया है ये किसकी वजह से आ रहा है? मुझे इसमें कितना एडिशनल डेप्ट मैंने अगर किया है, अगर मैंने कुछ बोरो किया है, बाहर से उधार लिया है, तो उससे इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना पैसा मैं कमा लूंगी। ऑपरेटिंग में आप सेल्स का देखते हो, ऑपरेट कर रहे हो बिजनेस को तो सेल्स से रेवेन्यू होती है, तो आप ये देखते हो कि मेरी सेल्स से कितना बेनिफिट मुझे मिलेगा, सेल से मेरे को कितनी बेनिफिट मिल जाएगी। Cash risk refer to a risk which is caused due to factor unique or related to a firm or industry, systematic, unsystematic, market या interstate। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है। कहीं भी आप देख लो, चाहे आप शेयर्स इन्वेस्ट करो या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करो, हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क दिखेगा ही। ठीक है, तो सिस्ट जो रिस्क है वो दो प्रकार का होता है। शेयर डिवेंचर किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो मेजर कंपोनेंट रिस्क के टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क,
ठीक है, और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है आपका? सिस्टमेटिक में क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क वो है जो एक तरह से एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल। अब अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो कि ना तो ये रिलेटेड है इंडस्ट्री से, नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बाहर के, नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि पूरी एंटायर मार्केट से रिलेट है, और मार्केट में अगर प्राइस घटता है बढ़ता है, ठीक है, प्राइस बढ़े घटे तो इसका फर्क आपको पड़ेगा ही, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो कि आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आपके कंट्रोल में है तो इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस और इंडस्ट्री से अगर आपका रिलेटेड है, ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, फर्म और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा रिस्क कौन सा है? अनसिस्टमेटिक रिस्क है। ठीक है, मार्केट रिस्क कौन सा हो जाएगा? मार्केट में तो फिर ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जाती है, वहां पे क्या, वहां पे आप यही देख, तो ये सिस्टमेटिक का ही एक पार्ट है, ये रहा ना, सिस्टमेटिक में मार्केट आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट में जो चेंजेस आएंगे प्राइस को लेकर, डिमांड एंड सप्लाई, इन सब फैक्टरों को मार्केट में माना जाए, इंटरस्टेट कुछ होता नहीं। अकॉर्डिंग टू द DOW, डो थ्योरी, ये डो थ्योरी क्या है? मार्केट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज हैविंग डैश मूवमेंट्स ऑल ग्रोइंग एट द सेम टाइम। कितने मूवमेंट्स होते हैं? 1, 3, 2, 4। तो देखिए कितने मूवमेंट्स होते हैं, 3 आपका राइट आंसर है। लेकिन ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डो थ्योरी होती क्या है, इसके बारे में कब आई। तो देखिए डो थ्योरी का मतलब क्या है? डो थ्योरी, डो थ्योरी, डो थ्योरी, तो ये जो ड्यो थे, ये कौन थे? इनका पूरा नाम अगर बात किया जाए तो ये थे चार्ल्स डो। 1851 से 1902 तक इनका टाइम पीरियड। ठीक है, ये एक तरह से फादर थे किस चीज के? चार्ल्स डो फादर माने जाते हैं किसके? टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस किस चीज का एनालिसिस किया इन्होंने? इन्होंने मार्केट का एनालिसिस किया टेक्निकली, और डिस्कवर किया इन्होंने अपनी ड्यो थ्योरी, ड्यो थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बताया कि मार्केट में आप जब एनालाइज करते हो तो आपको 3 सिचुएशन देखनी पड़ेंगी, या आप जब मार्केट का रिदम चेक कर रहे हो, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके माइंड में मार्केट को सक्सेसफुली एनालिसिस करते वक्त और सक्सेस होते वक्त आपके दिमाग में 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 3 मूवमेंट्स को बताया। 3 मूवमेंट्स कौन कौन से थे वो? इन्होंने कहा कि प्राइमरी, चार्ल्स डो ने कहा प्राइमरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है, और द माइनर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। अब ये क्या होते हैं? प्राइमरी ट्रेंड का मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी ध्यान दे रहे हो ना, मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट का नाम ही क्या, अपवर्ड आएंगे या फिर डाउनवर्ड होगी मार्केट। अब ये अपवर्ड किस और डाउनवर्ड किस में आते हैं आपको पता है, ये प्राइसेस में अप डाउन आते हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो बुल, और डाउन हो रहा है तो बेयर, ये सिचुएशंस आती हैं। तो जब आप इसका एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप ये देखो कि सेवरल ईयर्स का देखते हो, कई सालों का देखो, कई सालों का मार्केट में जब आप एनालाइज करोगे तो उसको प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं, कि ये बदलाव कितने सालों में किस तरह से आते हैं। तो जब आप कई सालों का, सेवरल ईयर्स का आप अगर देखते हो, मार्केट के जो चेंजेस होते हैं लास्टिंग सेवरल ईयर्स, कई सालों का, तो उसके बारे में जब आप डीप एनालिसिस करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रेंड। सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारे सालों का देखो। ठीक है, सेकेंड में आप या तो 3 to 4 वीक्स का ले लो, या फिर आप 3 से 4 मंथ का देख लो। देखिए वीक्स और मंथ का देख रहे हो। प्राइमरी में क्या देख रहे थे आप? कुछ सालों का, 2 या 3 सालों का। ठीक है, यहाँ किसका देख रहे हो? वीक या मंथ का। लेकिन फिर अगर आप द माइनर ट्रेंड में देखो, माइनर का मतलब बिल्कुल कम, यानी आप डे टू डे का देखो, डे टू डे, डेली फ्लैक्चुएट देखो कि डेली 24 घंटे में
ठीक है। फिर सबसे छोटा 24 घंटे ही होता है, 24 घंटे में कितने चेंजेस आते हैं। तो ये जो जो थ्योरी थी आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 मोमेंट थे, दो में भी तो तीन ही आ रहे हैं, एक दो तीन, ठीक है। 3 मोमेंट देखने हैं। प्राइमरी ट्रेंड कैसे होता है, सेकंड ट्रेंड, और अगर आप देखो माइनर ट्रेंड। प्राइमरी में आप कई सालों के ट्रेंड देखो कैसे प्राइस बदलते हैं। सेकेंडरी में ये देखो कि जो प्राइस बदलते हैं पिछले 3 से 4 वीक में कैसे बदले या 3 से 4 महीने में कैसे बदले। और माइनर ट्रेंड में ये देखो कि फिर 24 घंटे में प्राइस किस तरह से फ्लैक्चुएट होते हैं, कैसे घटते हैं और कैसे बढ़ते हैं। बुलवेयर थ्योरी पे ही बेस्ड था एक तरह से। नेक्स्ट देखिए, द फिक्स प्राइस एट विच एन ऑप्शन में बी एक्सरसाइज नोन एज प्राइस, स्ट्राइकिंग, बिड, हैमर, कॉल्डर। तो फिक्स प्राइस कब माना जाता है? फिक्स प्राइस आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको जो भी बेचना चाह रहे हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने प्राइस को फिक्स रख रहे हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग। ठीक है, स्ट्राइकिंग बोलते हैं। जब भी बात आएगी आपको प्राइस को फिक्स रखने की, फिक्स प्राइस पे आपके पास ऑप्शन है कि अपने प्राइस को आप फिक्स रखो, तो इसे बोलते हैं स्ट्राइकिंग। ठीक है, इसी फिक्स प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज पे। बिड की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट बिड होती है, हाईएस्ट बिड। अगर आपने ऑप्शन के बारे में सुना है, कहीं भी नीलामी होती है तो आप देखते हो कि जो हाईएस्ट बिड बोलता है ना, सबसे ज्यादा बोली लगाता है, तो उसी को वो सामान बेचा जाता है। हैमर में तो यही है कि फाइनल हो गया, जब आपने बिड लगाई तो फाइनल होगी, इससे हायर कोई और देने के लिए रेडी नहीं है, लास्ट जो बोली हाईएस्ट इसने लगाई है उस पे आप हैमर, यहाँ पे हैमर को डन कर देते हो। हैमर मारते हो नहीं, एक हथौड़ी मारते हो, हथौड़ी। ठीक है, कि अब जो माल बेचा जा रहा फाइनल इसी बायर को बेचा जा रहा है जिसने सबसे हाईएस्ट बोली लगा है। कॉल्ड अप तो आपको पता ही है, शेयर्स पढ़ते हो, शेयर्स में ये कॉल्ड अप पैसा कितना है, जितना कंपनी ने कॉल्ड कर लिया, मांग लिया गया, कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप वो होता है जो कंपनी मांगती है, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है और उसमें से अगर कंपनी 8 रुपए मांगती है तो कंपनी का कॉल्ड अप है। पेड अप वो होता है कि जो शेयर होल्डर है वो पे करता है, ठीक है, वो पेड अप माना जाता है। अगर सामने वाले ने ही 8 रुपए पे किए हैं, 8 ही मांगे हैं, तो वो पेड अप भी माना जाएगा। For registering the transfer of shares in the name of the buyer, share transfer stamps are required at the percentage at volume। कह रहा है कि जो ट्रांसफर आप किसी शेयर्स का करते हो तो कितने परसेंट का आपको स्टैंप लगाना पड़ता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंडियन स्टैंप एक्ट होता है, इंडियन स्टैंप एक्ट। कौन सा है ये इंडियन स्टैंप? 1899 में आया। किसने लगाया, कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसफर करते हो। ठीक है, क्या ट्रांसफर कर सकते हो आप, या तो आप किसी को शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या कोई मूवेबल चीजें, कोई भी मूवेबल असेट्स हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ना कुछ स्टैम्प्स यूज करने हैं। सपोज करो कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर्स। शेयर्स के लिए आपको लगाना होगा 0.25 पैसे। ठीक है, कितने रुपए तक की, अगर आप 25 पैसे फॉर एवरी 100 रुपीज तक का कुछ भी शेयर्स इशू ट्रांसफर कर रहे हो तो 0.25 आपको यूज करना होगा। वहीं अगर ये जो ट्रांसफर है वो कोई कॉरपोरेट कंपनी करे, कॉरपोरेट या इनकॉर्पोरेटेड, वो अपने शेयर्स करे, तो फिर ₹5 तक का आप लगाते हो। ठीक है, ₹5 कब आएंगे, जब आपकी कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेट बॉडी कुछ भी ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, और अगर कोई ट्रस्टेड प्रॉपर्टी है, कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है, उसमें आप विदाउट कंसिडरेशन कोई प्राइस नहीं रखा है, एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है, तो फिर आप जो क्लाउज बनाते हो ना आर्टिकल्स में, आर्टिकल क्लाउज ए से सी तक, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए
कि ये एड वॉल्यूम होता क्या है। तो ये कुछ नहीं है भाई, ये क्या है, एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है कि कितनी वैल्यू की आप प्रॉपर्टी या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किससे रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या कोई माल बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो इस तरह से एक सेल्स टैक्स हो गया, या फिर ये वैल्यू एडिड टैक्स हो जाता है। वैल्यू एडिड टैक्स में होना जाता है, ये किसी भी ट्रांजेक्शन पे या फिर प्रॉपर्टी को बेचने पे लगाया जाता है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कितने की स्टैंप लगती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो ये कितने लगेगी, 0.25 की ही लगेगी, ठीक है। और रजिस्टर्ड का मतलब कंपनी एक्ट कौन सा फॉलो किया जा रहा है, नया 2013, ठीक है। पुराना कंपनी एक्ट पूछ लिया जाए तो 1956 होता है। और वो एक फॉर्म भी भरने के लिए बोलती है कि जिस स्टैंप लगा रहे हो उसके लिए एक फॉर्म भी भर लो। तो 7 फी फॉर्म होता है अगर आप शेयर्स या मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक स्कोल्स प्राइसिंग मॉडल इज यूज्ड फॉर ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसके लिए यूज हुआ, ऑप्शन के लिए। ब्लॉक स्कोल्स होता क्या है, देखिए 1970 की अगर मैं बात करूं तो मायरोन स्कोल्स मायरोन स्कोल्स थे, उनके साथ में थे एक रॉबर्ट मर्टन, ठीक है, और एक फिशर ब्लैक। इन तीनों ने मिलकर प्राइस बेस्ड मॉडल बनाया, ठीक है। प्राइजेस के जो कॉम्प्लेक्स थे, प्राइजेस में जो कॉम्प्लेक्स आते हैं उनको जानने के लिए एक मॉडल डेवलप किया जिसे बोला गया ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखा इन्होंने, इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जो स्टॉक उसमें कैसे वेरिएशंस आते हैं। इन्होंने देखा कि जो प्राइस है वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। और मार्केट कैसे इफिशिएंट होती है, यहाँ पे कोई कमीशंस ना दिया जाए तो ट्रांजैक्शंस कैसी होगी, अगर नो कमीशन है तो ट्रांजैक्शंस कैसी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाता है, किस तरह इसको कांस्टेंट रख सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारी बातों को पता लगाने के लिए इन्होंने मॉडल बनाया था जिसे बोला गया ब्लैक शोकोल्स मॉडल। अब इसमें बात कर रहा है आपका कि ये जो प्राइसिंग मॉडल था वो यूज किस लिए हुआ, तो ये ऑप्शंस के लिए यूज हुआ। ये ऑप्शंस जानने के लिए कि प्राइस का चेंजेस किस वजह से आ सकता है। ऑप्शन आपको जानते ही हो कि कब आपको बाय करना है या फिर कब आपको अपने शेयर्स को सेल करना है, ये ऑप्शन आपके पास होता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड भी क्या है, फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो प्राइवेट होता है या कस्टमाइज होता है। प्राइवेट मतलब आप दोनों के बीच में है, या फिर आप इसे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट है जो सेटल हुआ है, ठीक है। अब ये सेटल कब होगा, जिस दिन आपका एग्रीमेंट एंड होगा। फॉरवर्ड का मतलब आपने अपने एग्रीमेंट को आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया है, तो सेटलमेंट भी कब होगा आपका, फॉरवर्ड कर दिया आपने से, ठीक है। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर का जो भी काम है आपका, अभी जो स्टैंडर्ड टर्म पे होता है ये, कि आप दोनों के बीच में स्टैंडर्डाइज टर्म्स थी उनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और कुछ भी एक्सचेंज जो किया जा रहा है वहां पे प्राइस तो सेटल हो चुके हैं। प्राइस सेटल होंगे वो भी किस पे, डेली बेस पे। प्राइस सेटल होंगे डेली बेसिस पे, कब तक, अंटिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट का एंड नहीं हो जाता।